हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, क्या पढ़ना है? कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को पढ़ना है और इसी में हम लोग को आगे क्या पढ़ना है? बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी पढ़ना है। क्लियर है चीज़? कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पहले समझेंगे और फिर उसके आगे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझेंगे। ठीक, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक, अब देखिए कैनोनिकल इंसेम्बल में आपको पढ़ाया था, तो जब कैनोनिकल इंसेम्बल पढ़ाया था तो सबसे पहले इंसेम्बल क्या होता है ये आपको बताया था। तो इंसेम्बल में हम लोग क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। और फिर जब हम लोग कैनोनिकल इंसेम्बल पढ़े थे तो उस केस में क्या था? हर एक सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो क्या था? कांस्टेंट था। उसको हम लोग टी से दिखाए थे। आप याद करिए, ऐसे कुछ बनाए थे और हर एक सिस्टम का जो टेम्परेचर था उसको टी से दिखाए थे। मतलब ये जो हम लोग के सिस्टम्स थे ये क्या थे? आपस में इक्विलिब्रियम में थे। क्लियर? तो इसका मतलब जब कैनोनिकल की बात हम कर रहे हैं तो ये सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम है और टेम्परेचर सबका सेम है। इसका मतलब क्या है? ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो इसका मतलब अब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अब जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है वो ऐसे सिस्टम के लिए पढ़ना है जो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, कैसे सिस्टम के लिए? ऐसे सिस्टम के लिए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर? तो वही चीज लिखे हैं, देखिए लिखे हैं ना कि कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज आर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हीट सोर्स। ठीक, तो जो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है विच आर यूज, जिसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे क्या एक्सप्लेन करने में? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के डिफरेंट स्टेट की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में क्या करेंगे? यूज करेंगे, जो किस में रहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा विद हीट सोर्स। जैसे मान लीजिए हम लोग का सिस्टम है, इसको क्या किए? एक हीट सोर्स क्या किए? कनेक्ट कर दिए हैं ताकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया रहे। ये हीट सोर्स क्या हो सकता है? हीट रिजर्वायर वगैरह हो सकता है। ठीक, हीट रिजर्वायर मतलब क्या? एक ऐसा सिस्टम होगा जो क्या कर सकता है? हीट को ट्रांसफर भी कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब वगैरह भी कर सकता है। हीट रिजर्वायर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मान लीजिए सिंपली कि हम लोग का सिस्टम है। ठीक, हम लोग का सिस्टम है वो उसमें क्या होंगे? कई सारे डिफरेंट स्टेट होंगे, या ऐसे मानिए जो सिस्टम है उसको कई सारे बॉक्स में हम लोग क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं, कई सारे सेल में डिवाइड कर दिए हैं और इस सिस्टम को एक हीट सोर्स हीट रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के हर एक सेल का जो टेम्परेचर जो है क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इसके लिए हम लोग को स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है। तो जब हर एक बॉक्स के टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जैसे हम लोग कैनोनिकल इंसेम्बल कर रहे थे वैसे ही इस सिस्टम के लिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे। ठीक, तो क्लियर है चीज ना? अब देखिए जब जरूरत पड़ेगा तो हीट रिलीज कर लेगा, तो ये जो सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा रिजर्वायर, और फिर इसको सिस्टम को जरूरत पड़ेगा तो हीट इससे क्या करेगा? रिजर्वायर से ले लेगा। तो जो हीट रिजर्वायर है ये क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से जो हम लोग का सिस्टम है उसका एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। और जब इस तरीके जो हम लोग का सिस्टम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि जो हम लोग का सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो अब इस तरीके के सिस्टम के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है। ओके, फिर आगे देखिए लिखे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आर यूज्ड टू डिराइव दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है, जैसे पीछे हम लोग लगा के डिराइव किए थे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वैसे कुछ क्या करेंगे फिर अब ऐसे दिए गए सिस्टम के लिए क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू बिहेवियर ऑफ सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। और ये क्या होगा? दिए गए टेम्परेचर पे क्या बिहेवियर है सिस्टम का वो सब क्या करेगा? बताएगा। ठीक, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है दिए गए टेम्परेचर पे सिस्टम का क्या बिहेवियर है वो सब हम लोग को बताएगा। क्लियर? कि दिए गए टेम्परेचर पे किस एनर्जी लेवल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पाए जाने की संभावना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। ठीक, तो अब तक क्या बताया कि अब हम लोग को ऐसे सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है जो क्या है? किसी हीट सोर्स से कनेक्टेड है और
कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किए हुए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब उस सिस्टम के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है, ठीक। तो जब उस सिस्टम के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो उसको कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे, ठीक। और उस कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बोल्ट्जमैन साहब ने लगाया था, तो इसी वजह से लिखे हैं बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। हेडिंग क्या डाल लिया है आप, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख लिए हैं, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, किसी टेम्परेचर T पे, किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे विद अ हीट सोर्स, किसी हीट सोर्स के साथ, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन IS सेल हैविंग एनर्जी EI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E टू द पावर माइनस EI अपॉन KT, ठीक। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा IS सेल में जिसका एनर्जी क्या है EI है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E टू द पावर माइनस EI अपॉन KT। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दैट इज NI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस EI KT, ठीक। और इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट हमको लाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट A लिख दिए और यहाँ से इसको क्या किए हैं, ऐसे लिख दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे बता देंगे वेयर NI इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, किसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल इन IS सेल एंड A इज अ कांस्टेंट, और ये क्या आपका एक कांस्टेंट है, ठीक। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी को प्रूव करने चलना है, किसको, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूव करने चलना है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बताया था, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बताया था कि अगर कोई सिस्टम किसी हीट सोर्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर इस सिस्टम के IS सेल में जो पार्टिकल का संख्या होगा, ठीक, वो क्या होगा, E टू द IS सेल में जिसका एनर्जी EI है, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल का संख्या होगा IS सेल में वो क्या होगा, E टू द पावर माइनस EI अपॉन KT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए A लाए हैं, अब इस चीज़ को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक, क्लियर ना। तब इस चीज़ को हम आगे चल रहे हैं प्रूव करने, क्लियर। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ शायद समझ गए होंगे, ओके, आगे बढ़ें। देखिए स्टूडेंट, अभी को जो हम लोग को मिला था बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में NI इक्वल टू A टू द पावर EI अपॉन KT, इसी को हम लोग चल रहे हैं अब डिराइव करने, ठीक। अभी को हम लोग बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये वैल्यू लिखे थे कि NI जो होगा वो E टू द पावर माइनस EI अपॉन KT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A लगा के ऐसे कुछ लिखे थे, ठीक। तो अब इसी के डेरिवेशन पे हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा डेरिवेशन, या आप इसी को प्रूफ भी कर सकते हैं, इसी के प्रूफ पे हम चल रहे हैं, ठीक। तो देखिए जैसे पीछे हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, फिर बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, तो उसमें क्या करते थे, सिस्टम कंसिडर करते थे और सिस्टम को फेज स्पेस मान के उस फेज स्पेस को हम लोग के नंबर ऑफ सेल में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ठीक। ये 1 2 डॉट 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 I डॉट 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 K करके डिवाइड करते थे और फिर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल को कंसिडर करते थे और फिर वहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते थे, ठीक। उसी तरीके से आज यहाँ पे भी जो हम लोग कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्या करेंगे, एक सिस्टम कंसिडर करेंगे और इस सिस्टम को फेज स्पेस मान के इसको के नंबर ऑफ फेज सेल में डिवाइड करेंगे, फिर हर एक फेज सेल में क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे, फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पोस्टुलेट वगैरह लगा के इसके डेरिवेशन पे आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि कंसीडर अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो एक सिस्टम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हम लोग का है, क्योंकि कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक। फिर उसके आगे क्या लिखे हैं, लेट N1 डॉट 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 N2 डॉट 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 Ni डॉट 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 Nk बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द सेल 1 2 डॉट 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 I डॉट 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 K रिस्पेक्टिवली, ठीक। फिर मान ले रहे हैं कि जैसे ऐसे समझिए, जो लाइन लिखा गया उसको मैं फिगर की हेल्प से समझा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए हम लोग का एक सिस्टम है, ठीक, जिसमें गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। अब इस सिस्टम को हम लोग फेज स्पेस मान ले रहे हैं और इसको क्या कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ फेज सेल में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। नंबर ऑफ फेज सेल में डिवाइड कर दे रहे हैं, मान ले रहे हैं ये पहला फेज सेल है, ये दूसरा है, ऐसे ये ith है, ऐसे फिर क्या ये
kth फेज सेल है। अब पहले फेज सेल में मान ले रहे हैं n1 नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल हैं, दूसरे में क्या है n2 नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल हैं, और ith में क्या है ni नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल है, और kth में क्या है nk नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल है। ठीक, तो वही लिखा गया कि लेट n1 n2 डॉट 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 ni डॉट 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 nk बी द नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल इन द सेल 1 2 डॉट 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 i डॉट 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 के रिस्पेक्टिवली। ठीक, पहले दूसरे i और kth सेल में देखिए क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे लिखे गए हैं, पहले में n1 है, दूसरे में n2 है, ith में क्या है ni है, kth में क्या है nk नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक, अब देखिए गैस मालिक्यूल हैं तो ये क्या रहेंगे मोशन में रहेंगे। ठीक, तो जब मोशन में रहेंगे तो इनका संख्या क्या रहेगा अलग अलग कंपार्टमेंट में घटता बढ़ता रहेगा। घटता बढ़ता रहेगा मतलब क्या, ये चेंज होता रहेगा, ये अलग अलग कंपार्टमेंट में घटते बढ़ते रहने मतलब क्या है ये चेंज होता रहेगा। ठीक, जैसे ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। मान लीजिए ये कोई वेटिंग फंक्शन है। ठीक, तो क्या होंगे कई सारे स्टाल लगते हैं। मान लीजिए ये क्या है स्वीट डिश का स्टाल है। ठीक, इसको मान ले रहे हैं किसका स्टाल है फास्ट फूड का स्टाल है, और ऐसे ही मान ले रहे हैं ये किसका स्टाल है ये हम लोग का फूड का स्टाल है। ठीक, ऐसे अलग अलग क्या लगे हैं स्टाल लगे हुए हैं। ठीक, अब देखिए फिर मान ले रहे हैं कि जो स्वीट डिश का स्टाल है उस पर n1 नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट है। जिस टाइम हम देख रहे हैं स्वीट डिश के स्टाल पर n1 नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट हैं। फिर जो हम लोग का फास्ट फूड का स्टाल है उस पर जिस टाइम हम देख रहे हैं n2 नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट हैं, और ऐसे ही जो खाने का स्टाल है उस पर कितने नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट हैं nk नंबर ऑफ गेस्ट प्रेजेंट हैं। ठीक, मान लीजिए हम 9 बजे देख रहे हैं, 9 बजे रात को ये देख रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ गेस्ट इस स्टाल पे हैं। ठीक, फिर अगर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, मान लीजिए 10 मिनट बाद हम देखें तो क्या होगा स्वीट डिश पे जो n1 नंबर ऑफ गेस्ट थे उनके संख्या में कमी हो सकती है या बढ़ सकते हैं, मतलब n1 की संख्या क्या हो सकती है घट सकती है या बढ़ सकती है। ऐसे ही जो फास्ट फूड वाला स्टाल है उस पर भी जो गेस्ट थे वो या तो कम हो सकते हैं या तो ज़्यादा हो सकते हैं कुछ देर बाद। वैसे ही जो खाने का स्टाल है उस पर भी नंबर ऑफ गेस्ट क्या हो सकते हैं कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं कुछ देर बाद। इसका मतलब ये n1 भी घट बढ़ सकता है, n2 भी घट बढ़ सकता है, nk भी बढ़ सकता है, और ऐसे ni भी क्या हो सकता है घट बढ़ सकता है, घट बढ़ सकता है ना। तो इसका मतलब ये आपस में घट बढ़ सकते हैं। तो घटना या बढ़ने को हम क्या कहते हैं चेंज होना कहते हैं। ठीक, तो जब गैस मॉलिक्यूल भी कंटिन्यूअस मोशन में है तो उनका भी जो नंबर है वो घट बढ़ सकता है डिफरेंट कंपार्टमेंट में। जैसे नंबर ऑफ गेस्ट क्या हो रहा है टाइम के साथ अलग अलग स्टाल पर घट बढ़ सकते हैं, हो सकता है ना। तो वैसे ही गैस मॉलिक्यूल भी घट बढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट आप जोड़ेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेंगे। अगर 1000 गेस्ट आए हैं तो ये आपस में इंस्टॉल पे घट बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सम होगा उनका हमेशा 1000 ही मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक, वैसे ही जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपस में चेंज तो हो रहा है इनका संख्या अलग अलग कंपार्टमेंट में, लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगे कांस्टेंट ही रहेंगे। क्लियर, जो इनका सम होगा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, अब शायद आप समझ गए होंगे। ओके, तो अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि सिंस गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूअस मोशन सो दैट ni विल चेंज कंटिन्यूअसली। अब गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मोशन में है तो ni विल चेंज कंटिन्यूअसली। ni की जगह क्या हो सकता है, i की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा जब ये गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मोशन में है तो उनका संख्या जो होगा क्या होगा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ठीक, जैसे फास्ट फूड में के मान लीजिए स्टॉल पे कभी 10 लोग हैं कभी 20 लोग हो सकते हैं, ऐसे चेंज होगा। तो वैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल भी होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे गैस के ये भी क्या होंगे चेंज होंगे। तो एक जनरल केस लिख दिया गया कि ni विल चेंज कंटिन्यूसली, ni n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब फिर क्या लिखे हैं द ni चेंज ओबे द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब जो चेंज इन ni हो रहा है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को फॉलो करेगा, क्योंकि जो हम लोग अपना सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सिस्टम को क्या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो जो पहला पोस्टुलेट है क्या लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। मान ले रहे हैं कैपिटल N था, जो वो क्या है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, तो कैपिटल N इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस ni प्लस डॉट 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 प्लस nk इक्वल टू क्या
क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ गेस्ट क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक, अब चेंज इन एन निकालें तो डेल एन वन प्लस ये क्या होगा, डेल कैपिटल एन हो गया, फिर डेल एन वन प्लस डेल एन टू प्लस डॉट 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 डेल एन आई प्लस डॉट 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 डेल एन के इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट था तो जीरो होगा। 1000 गेस्ट थे, वो अलग अलग आपस में अलग अलग स्टार में चेंज हो रहे हैं, लेकिन चेंज कितना होगा उनके नंबर में वो तो फिक्स है। जिसका चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि 1000 के 1000 ही थे, इसका कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज हो नहीं रहे हैं, ओवरऑल पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होना मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज तो हो नहीं रहे हैं। कैपिटल एन तो कांस्टेंट ही है, बस अलग अलग कंपार्टमेंट में उनका संख्या घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक, ओवरऑल एन तो कांस्टेंट ही है, तो इसलिए डेल एन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक, तो इसको समेशन लगा के भी लिख सकते हैं, डेल एन इक्वल टू ये ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, समेशन आई इक्वल टू 1 टू के डेल एन आई इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसको अगर समेशन को हम ओपन करें तो ये पूरा लाइन मिल जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ इसको क्वेश्चन 1 बना लिए हैं और बता दिए कि वेयर एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द सिस्टम, ऐसे लिख दीजिए इन द सिस्टम। सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, जो टोटल एनर्जी सिस्टम का होगा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, मान ले रहे हैं जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें जो N1 पार्टिकल है उनका एनर्जी E1 है। ठीक, दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें जो पार्टिकल है उनका एनर्जी क्या है, E2 है। ठीक, ऐसे ही जो EI कंपार्टमेंट है उसमें Ni पार्टिकल है उनका एनर्जी EI है, और ऐसे ही जो Kth कंपार्टमेंट है उसमें Nk पार्टिकल है उनका जो एनर्जी है क्या है, Ek है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या लिखे हैं, E इक्वल टू N1 E1, N1 पार्टिकल की एनर्जी E1 है तो N1 E1, ऐसे दूसरे कंपार्टमेंट में N2 पार्टिकल है उनका एनर्जी क्या है, E2 है, तो प्लस N2 E2 प्लस डॉट 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 Ni EI प्लस डॉट 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 Nk Ek इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो अब जब ये पूरा कांस्टेंट है तो जो चेंज इन ई होगा वो क्या होगा, डेल ई इक्वल टू चेंज इन ई जो होगा क्या होगा, डेल ई इक्वल टू क्या हो गया, E1 फिर क्या होगा, डेल N1, E1 तो कांस्टेंट रहेगा आपका, E1 डेल N1 प्लस E2 डेल N2 प्लस डॉट 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 EI डेल Ni प्लस डॉट 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 Ek डेल Nk इक्वल टू 0। ठीक, अब E1 E2 EI Ek ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो तो एज इट इज लिखे जाएंगे, बस इनका जो नंबर है वो चेंज हो रहा है तो उसको क्या कर दिए, डेल लगा के लिख दिए। ठीक, जैसे इस एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए ये पहले वाले को हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा जगह बना रहे हैं। पहले वाले बॉक्स को क्या माने थे, स्वीट डिश का स्टॉल माने थे। ठीक, मान लीजिए इसमें E1 नंबर ऑफ स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक, E1 नंबर ऑफ स्टॉल लगे हैं स्वीट डिश के, मान लीजिए कहीं जलेबी वगैरह है, फिर लालमोहन वगैरह ऐसे अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक, ऐसे ही जो ये फास्ट फूड का स्टॉल है ये E2 नंबर ऑफ है। ठीक, चाउमीन पिज्जा जो ऐसे लगा हुआ है इसमें। ठीक, फिर मान ले रहे हैं ये जो खाने के स्टॉल है इसमें भी क्या है, Ek नंबर ऑफ स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक, मतलब जो स्वीट डिश का स्टॉल है उसमें E1 नंबर ऑफ स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग स्वीट डिश का। ठीक, ऐसे ही जो N2 नंबर को हम माने थे फास्ट फूड का स्टॉल उसमें क्या है, E2 नंबर ऑफ फास्ट फूड लगे हुए हैं। ऐसे ही जो खाने वाला स्टॉल माने थे उसमें मान ले रहे हैं Ek नंबर ऑफ स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टॉल जो होगा इनका वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए 5 फास्ट फूड के स्टॉल हैं, 5 स्वीट डिश के स्टॉल हैं और 5 खाने के स्टॉल हैं तो ओवरऑल इनका 15 ही रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। बस इनके साथ जो पर्सन डिफरेंट टाइम पे हैं वो क्या रहेंगे, बदलते रहेंगे। ठीक, मान लीजिए किसी टाइम पे N1 पर्सन इस पे है, स्वीट डिश पे हैं जिसका स्टॉल कितना है, E1 है। ठीक, किसी टाइम पे वो कम हो सकता है, N1 से कम हो सकता है या N1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, जो E1 E2 Ek वगैरह माने हैं ये तो नंबर ऑफ स्टॉल ही हुए, ये स्वीट डिश का स्टॉल हुआ E1 नंबर, E2 नंबर क्या हो गया, फास्ट फूड का स्टॉल हो गया, Ek नंबर क्या हो गया, खाने के स्टॉल हो गया। तो ये तो टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहेंगे ना, ऐसा नहीं ना कि 9 बजे आप देखिए तो 5 स्वीट डिश के स्टॉल लगे थे, मतलब 5 किस्म का स्वीट डिश लगा था, और 9:30 बजे देख रहे हैं तो एक किस्म का लगा है, ऐसा तो होगा नहीं। बस उस पर क्या हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक, E1 E2 और Ek ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। ठीक, नंबर ऑफ स्टॉल कांस्टेंट बने रहेंगे, बस क्या होगा, नंबर ऑफ गेस्ट चेंज होते रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे E1 E2 EI Ek को क्या किए हैं, कांस्टेंट माने। ठीक, ऐसे EI का चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे होंगे सर EI का चर्चा नहीं कर रहे हैं, EI को मान लीजिए कि जूस का लगा हुआ स्टॉल। ठीक, मैंगो शेक वगैरह इस पे लगे हुए हैं। ठीक, इसको या फ्रूट चाट का स्टॉल मान लीजिए लगा हुआ है। ठीक, तो वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितने तरीके के फ्रूट लगे हुए हैं वो भी क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा।
ठीक, बस उस पर जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। इस वजह से जो E1, E2, EI, EQ को क्या किए हैं, कांस्टेंट माने हैं। बाकी उससे एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं N1, N2, Ni, Nk, उनको बस क्या किए हैं, चेंज किए हैं। ठीक, और जो टोटल चेंज होगा डेली में, टोटल नंबर ऑफ स्टार कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा डेली वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर, शायद स्टार के एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर इसके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की भाषा में कहें तो पहले कंपार्टमेंट की एनर्जी E2 है, दूसरे की पहले कंपार्टमेंट की एनर्जी E1 है, दूसरे की E2 है, ith की EI है, और kth की क्या है, EK है, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस वजह से बस ये नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या किया, आपस में चेंज किए हैं, बाकी वो सब एनर्जी एज इट इज लिख दी है। ठीक, क्लियर चीज। जब भी कंफ्यूजन हो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको समेशन लगा के हम लिख सकते हैं, तो समेशन लगा के इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ पे EI कर दिए, ये डेल एन आई हो गया, समेशन लगा के इसको I = 1 to k कर दिए। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे 0 के बराबर होगा। ठीक, अब नहीं डाउट है क्यों E1 कांस्टेंट लिए हैं, क्योंकि स्टार वाले एग्जाम्पल से आप शायद समझ गए होंगे। ठीक, इस वजह से E1, E2 ये सब क्या लिए, कांस्टेंट लिए हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 इसको बना दिए। अब बता देंगे कि E1, E2 .EI .EK बी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द सेल 1, 2 .I .K। जो E1, E2, EI और EK हैं, ये क्या हैं, एनर्जी है, किसके एनर्जी हैं, 1 पहले E1 जो है पहले का है, E2 दूसरे का है, EI ith का है, और EK kth सेल का है। ठीक, क्लियर है चीज। अब देखिए तीसरा पोस्टुलेट क्या होगा, तीसरा पोस्टुलेट इन इक्विलिब्रियम द प्रोबेबिलिटीज, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या इसी को आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब W कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब चेंज इन W क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब देखिए W क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो log W भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब W कांस्टेंट है तो log W भी कांस्टेंट होगा। तो अगर डेल W 0 है तो डेल log W भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, डेल log W 0 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हम लोग को यूज करना है। ठीक, अभी आगे इसका यूज लगेगा, इस वजह से इस W की जगह अब यहाँ पे डेल log W लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, क्लियर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर W कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, W अगर कांस्टेंट है तो log W भी कांस्टेंट होगा। तो अगर डेल W 0 है तो डेल log W भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये फॉर्मेट हम लोग को आगे यूज करना है, इस वजह से इससे एक स्टेप आगे आके ये लिखे हुए हैं। क्लियर, अभी आगे जब डेरिवेशन आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो उसको यहीं पे दिखा दिया हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिखा गया था। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर ऑल द n पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटीज। तो ये क्या होगा, W = फैक्टोरियल n, जो फैक्टोरियल कैपिटल N डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Nk। ठीक, ये क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगा सिस्टम का। ठीक, इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कैसे ये लिखा हूँ। बाकी जब मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा रहा था तो उसमें इसको समझाया भी था। ठीक, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, जैसे मान लीजिए N में से, ठीक, कैपिटल N में से पहले बॉक्स में कितना अरेंजमेंट होगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, NC1 लिख सकते हैं, NC1 लिख सकते हैं ना। पहले बॉक्स में N1 पार्टिकल माने हैं, तो N में से N1 पार्टिकल का पहले बॉक्स में जो अरेंजमेंट है उसको NC1 लिख सकते हैं। अब कितने पार्टिकल बचे, N-N1 पार्टिकल बचे, तो इस N-N1 पार्टिकल का दूसरे बॉक्स में कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तीसरे का, चौथे का, ऐसे सबका लिख सकते हैं। तो ऐसे जब सबको लिखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब सबको आपस में सॉल्व करेंगे, जैसे इसको लिखे फैक्टोरियल N अपान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N1, ये फैक्टोरियल N1 माइनस फैक्टोरियल कैपिटल N1, देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल कैपिटल N माइनस N1। फिर जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N माइनस N1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N2, और फिर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N माइनस N1 माइनस N2, ऐसे होगा। तो जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म ऐसे
फिर आगे जब करेंगे तो ये वाला टर्म अगले से ऐसे कैंसिल होते जाएगा और हम लोग को क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन, बस ऊपर बचेगा फैक्टोरियल कैपिटल एन और नीचे फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 डॉट 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 फैक्टोरियल n9 डॉट 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 फैक्टोरियल nk, ऐसे करके नीचे बच जाएगा। ठीक, अगर इसको आपको और डिटेल में समझना है तो मैं जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा रहा था तो उसमें ये चीज़ समझाया हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप देखे होंगे तब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल का इस kth कंपार्टमेंट कैसे अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो मतलब जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा। ठीक, अब इसके आगे फिर लिखूंगा और फिर समझाऊंगा। क्लियर? ओके। देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन हम लोग को मिला था नीचे यहाँ पे लिखे थे लास्ट सेशन में हम लोग W = उसको मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, दोबारा मत आप लिखिएगा। ओके, इसके नीचे से ये लिखना है, जो इक्वेशन आप लिखे थे उसके नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ओके, इसको मैं दोबारा लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ कर दिया तो इधर जगह मिल गया, फिर दूसरा कुछ लिख दिया हूँ। ओके, तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये देखिए जो फैक्टोरियल n है या फैक्टोरियल n1 है, n2 या फैक्टोरियल ni है या फैक्टोरियल nk, ये सब क्या है, काफ़ी बड़े अमाउंट हैं, मतलब इनका जो नंबर है क्या है, काफ़ी बड़ा है। ठीक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जिसका मतलब ये हर एक क्वांटिटी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। ठीक, तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये भी क्या होगा, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक, तो अपने सुविधा के लिए आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं ना, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग का हेल्प लेंगे। ठीक, तो क्या किए हैं, लिखे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कामा वी गेट। ठीक, कौन सा लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं। ओके, जिसका बेस क्या होता है, ई होता है। ठीक, लॉग ऑन बोथ साइड कामा वी गेट, तो लॉग डब्ल्यू हो गया। अब देखिए लॉग फैक्टोरियल एन हो गया और ये नीचे लिखा हुआ है लॉग m बाई n लिखा हुआ है। ठीक, तो log m माइनस log n होता है। इस पूरे को अगर हम क्या मान लें, n मान लें और ऊपर वाले को क्या माने, m माने, तो log जब m बाई n पे लगेगा क्या होगा, log m माइनस log n होगा, तो बाकी जो नीचे का वैल्यू था वो भी क्या है, log के साथ आ गई है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इनटू है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n होता है, तो उसको log n1 प्लस log n2 log फैक्टोरियल n1 प्लस log फैक्टोरियल n2 प्लस डॉट 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 log फैक्टोरियल ni प्लस डॉट 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 log फैक्टोरियल nk करके लिख दिया। ठीक, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। ओके, अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो हम लोग मैक्सवेल में लगाए थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, उसको आप जाकर देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, वहाँ पे मल्टीप्लायर वगैरह यूज करके समझाया था। ठीक, लेकिन यहाँ मल्टीप्लायर नहीं यूज किया, डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक, क्लियर, हर एक तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि अलग अलग बुक अगर आप पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो अभी तक मल्टीप्लायर यूज करके दिखा रहा था, अब थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ, मल्टीप्लायर को बिना यूज किए इसको सॉल्व कर दिया हूँ। ओके, क्लियर है चीज ना। जब मान लीजिए m बाई n है, जब log लेंगे तो log w इक्वल टू log m बाई n होगा, तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस n होता है, तो log m इधर लिख दिए और log n को इधर लिख दिए। अब इस log n में देखिए क्या है, a इंटू बी इंटू सी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस बी होगा। अगर c भी रहता तो log a प्लस log b प्लस log c होता। तो ऐसे कई सारे फैक्टर लिखे हुए हैं तो प्लस log लिख दिए, log n1 प्लस log n2 फैक्टोरियल में मतलब प्लस डॉट 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 log फैक्टोरियल ni प्लस डॉट 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 log फैक्टोरियल nk। ठीक, ऐसे लिख दिए हैं। अब फिर क्या लिखे हैं, यूजिंग स्टिलिंग फार्मूला कामा वी गेट। अब स्टिलिंग फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो स्टिलिंग साहब ने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर log के साथ कोई वैल्यू फैक्टोरियल में लिखी हुई है और वो वैल्यू बड़ी है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। स्टिलिंग साहब ने बताया था कि मान लीजिए log फैक्टोरियल x लिखा हुआ है और x जो है काफ़ी बड़ा नंबर अगर है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके ऐसे log x माइनस x लिख सकते हैं। ठीक, ये स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक, तो आपको पता ही है कि जो ये कैपिटल n हो गया, चाहे n1 हो गया, चाहे n2 हो गया, ये सब अपने आप में काफ़ी लार्ज नंबर हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टिलिंग साहब का अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इधर फैक्टोरियल नहीं है तो इस वजह से इधर यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ फैक्टोरियल है वहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि फैक्टोरियल वाले नंबर पे क्या है, ये लागू होता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखे हैं, log w को एज इट इज लिख दिए। अब इधर क्या लिखे हैं, log फैक्टोरियल n को क्या लिखे हैं, n log n लिखे हैं, माइनस n आएगा क्योंकि x log x माइनस x आता है, तो n log n माइनस n आ गया। फिर माइनस साइन के साथ क्या किए हैं, इन सब के ऊपर स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाए हैं, तो n1 log n1 माइनस n1 प्लस n2 log n2 माइनस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब इस पर आ गया। ठीक, सब एक टर्म लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस log प्लस डॉट 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 और फिर प्लस log फैक्टोरियल ni पे जब लगाएंगे ni log ni माइनस ni हो गया, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस log nk पे लगाएंगे, log फैक्टोरियल nk पे, तो nk log फैक्टोरियल
एन के सॉरी फिर क्या लगाएंगे प्लस लाग फैक्टोरियल एन के पे लगाएंगे तो क्या होगा एन के लाग एन के हो गया माइनस एन के हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए थोड़ा जल्दबाजी चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में, ठीक, क्योंकि ये पढ़े हुए हैं आप ना, तो इसे सोचना हो थोड़ा जल्दी से वीडियो खत्म करूँ ताकि छोटा वीडियो बने, ओके, क्योंकि इसको कई बार आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एन के लाग फैक्टोरियल एन के माइनस एन के हो गया। ठीक, अब देखिए फिर इसको आगे साल वगैरह करेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या किए लाग डब्ल्यू इक्वल टू एन लाग एन माइनस एन लिखे हैं। अब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू मतलब जो जो लाग के साथ टर्म है उसको एक साथ इकट्ठा कर लिए हैं, और जो अकेले है जैसे n1 n2 उसको एक साथ कर लिए हैं। तो n1 के आगे माइनस है, n2 के आगे माइनस है, ऐसे ni के आगे माइनस है, nk के आगे माइनस है, तो माइनस एक जगह कॉमन लेके n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 ni प्लस डॉट 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 nk को एक साथ लिख लिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं, ये जो पूरा वैल्यू लिखा हुआ है लाग के साथ इसको समेसन लगा के भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हैं समेसन i इक्वल टू 1 to k ni लाग ni लिखे हैं। ठीक, आप समेसन को अगर ओपन करेंगे तो ये पूरा वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस साइन के साथ ये लिखा था, तो जब ये माइनस इस माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर जब n1 n2 प्लस डॉट 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 ni प्लस डॉट डॉट nk लिखे हैं तो इसको भी समेसन लगा के लिख सकते हैं, समेसन i इक्वल टू 1 to k ni। ठीक, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म पूरा मिल जाएगा। ठीक, अब फिर लाग डब्ल्यू को एज इट इज लिख दिए। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, एक चीज़ चलिए अभी आगे बताते हैं। ठीक, एन लाग एन लिख लिए माइनस एन लिख लिए, अब फिर यहाँ पे देखिए पूरा वैल्यू लिख लिए। अब ये जो वैल्यू होगा ये क्या बता रहा है, सम ऑफ ऑल पार्टिकल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कैपिटल एन लिख सकते हैं। यही तो है, हर एक पार्टिकल का सम क्या होगा कैपिटल एन होगा। जब इक्वेशन फर्स्ट हम लोग बनाए थे तो उसमें चीज लिखे थे, तो ये कैपिटल एन लिख सकते हैं। रीजन बता दिए कि जो समेसन i इक्वल टू 1 to k ni होगा कैपिटल एन के बराबर होगा। अब ये प्लस में है कैपिटल एन, यहाँ माइनस में कैपिटल एन है, दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे और क्या बचेगा लाग डब्ल्यू इक्वल टू एन लाग एन माइनस समेसन i इक्वल टू 1 to k ni लाग ni बचेगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने का मतलब क्या है, मैक्सिमा के कंडीशन की बात करना है। ठीक, तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद वैल्यू को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग इक्विलिब्रियम में इसकी बात करना है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और बता देंगे कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इस वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जीरो होगा। तो अब क्या किए, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किए जैसे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में किए थे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल लाग डब्ल्यू इक्वल टू ये क्या हो गया पूरा टर्म जीरो, क्योंकि कैपिटल एन भी कांस्टेंट है। जब कैपिटल एन कांस्टेंट है तो लाग कैपिटल एन भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ये टोटल पार्टिकल है तो ये कांस्टेंट है। तो चाहे इसका ये दोनों फंक्शन क्या है कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा जीरो होगा। और फिर जब इसके बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक बार पहले फंक्शन को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो माइनस समेसन ये देखिए डेल लाग डब्ल्यू लिख दिए और इसके जगह लड्डू बना दिए। ठीक, माइनस अब समेसन आई फ्रॉम 1 to k लिख दिए हैं। ठीक, और इसको डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो एन आई लाग एन आई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एन आई, और एन आई का क्या हो जाएगा डेल एन आई हो जाएगा। ठीक, प्लस अब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया डेल एन आई हो गया, और दूसरा फंक्शन कांस्टेंट बनाया तो एज इट इज लिख देंगे तो लाग एन आई लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर डेल लाग डब्ल्यू इक्वल टू ये लिख रहे हैं। ठीक, अब इस एन आई से एन आई कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा बस डेल एन आई बचेगा। ठीक, और फिर क्या हो गया ये पूरा टर्म बच गया। अब देखिए फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो समेसन फिर इसके साथ लगा दिए हैं और फिर समेसन इसके साथ भी लगा दिए, दोनों के साथ माइनस आ गया। अब ये जो पूरा वैल्यू है ये जीरो है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसको देखे थे तो इसको क्या कर दिए जीरो कर दिए, तो बस ये टर्म बचा है और बता दिए कि ये वैल्यू जीरो है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग दे चुके थे। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दिए। अब देखिए हम लोग जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने का मतलब उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब डेल लाग डब्ल्यू क्या होगा जीरो के बराबर होगा। और इसी वजह से जब मैं इक्वेशन 3 बनाया था तो वहाँ पे डेल लाग डब्ल्यू लिखा था, क्योंकि हम लोग को लाग डब्ल्यू के फॉर्म में इस प्रोबेबिलिटी को यूज करना था। इस वजह से वहाँ पे डेल लाग डब्ल्यू इक्वल टू जीरो करके दिखाया था। ठीक, कहा था ना कि आगे चल के समझ में आएगा। देखिए इसी वजह से बस लिखा था। ठीक, क्योंकि हम लोग का ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा था तो लाग की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी लाग के टर्म में आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो दिखाना पड़ेगा मैक्सिमम के केस में। इस वजह से डेल लाग डब्ल्यू इक्वल टू जीरो वहाँ पे दिखाए थे। ठीक, बस इस वजह से लाग को इंट्रोड्यूस किए थे वहाँ पे। ओके, तो लिखे हैं बट इन इक्विलिब्रियम स्टेट द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, देन बाय इक्वेशन 3 ऐसे लिखिएगा द इक्वेशन 4 बिकम्स, then by equation 3 the equation 4 becomes
एच, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसका वैनिश हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, बस ये राइट हैंड साइड बचेगा। अब ये माइनस साइन हटा सकते हैं, 0 इधर, तो माइनस साइन कोई मतलब है नहीं, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 के बराबर कर दिए, ठीक। अब देखिए जैसे हम लोग पीछे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, तो उन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग लाग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर यूज किए थे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक। ऐसे मैथ में आप जब मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो लाग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या लिखे हैं दिस इक्वेशन 5, ये जो इक्वेशन 5 है इसको सॉल्व किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व बाय लाग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ठीक। लाग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखें नाउ, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई अल्फा एंड इक्वेशन 2 बाई बीटा एंड एडिंग देम इन इक्वेशन 5 कामा वी गेट, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट जो बना था हम लोग का उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 जो बना था उसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में ऐड करने चलना है, ठीक। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझाऊंगा तो टाइम बचेगा थोड़ा। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे कि इक्वेशन 5 को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाग्रेंजे अनडिटरमाइंड मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक। फिर क्या लिखे थे, इक्वेशन 1 में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इक्वेशन 5 में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, i = 1 to k डेल एन आई इक्वल टू 0 था, तो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई किए हैं। और फिर इक्वेशन 2 क्या था, समेशन i = 1 to k बीटा ई आई इक्वल टू, सॉरी यहाँ क्या था, ई आई डेल एन आई इक्वल टू 0 था, तो इसमें क्या किए, बीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन को अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में ऐड करना है, क्योंकि लिखे हैं कि इक्वेशन 1 में अल्फा से, इक्वेशन 2 में बीटा से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को आपस में ऐड करेंगे, ठीक। इन तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जब ऐड करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक। तो इस लाइन के नीचे डायरेक्ट आप ये लाइन लिखिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। ये सब डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। राइट हैंड साइड का तीनों 0 है तो तीनों 0 का सम क्या होगा, 0 होगा, ऐसे कुल लिख दिए। अब देखिए हर एक जो टर्म यहाँ लिखे गए हैं, पहला टर्म उसका समेशन सेम है, दूसरे टर्म का समेशन भी सेम है, तीसरे टर्म का भी जो समेशन है क्या है, सेम है। हर एक समेशन i = 1 to k जा रहा है, तो इसका मतलब समेशन को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अब पहले टर्म में भी डेल एन आई है, दूसरे में भी डेल एन आई है, तीसरे में भी डेल एन आई है, तो इसका मतलब डेल एन आई को भी कॉमन ले सकते हैं। तो बाकी जो टर्म बचा उसको यहाँ लिख दिए, बाहर डेल एन आई लिख दिए। अब देखिए डेल एन आई क्या है, चेंज इन नंबर है, तो चेंज इन नंबर क्या होगा, 0 हो नहीं सकता, इस वजह से डेल एन आई लिखे हैं कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझिए, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो अगर कहीं क्वेश्चन लिखा गया a × b = 0, तो या तो a 0 या तो b 0 या तो दोनों 0। तो देखिए b किसको कर रहे हैं, डेल एन आई को कर रहे हैं, तो डेल एन आई 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब a को 0 होना पड़ेगा। तो जब ये डेल एन आई 0 नहीं है तो a को 0 होना पड़ेगा, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वही चीज़ लिख दिए हैं जो ब्रैकेटेड टर्म है इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ना। ये डेल एन आई 0 क्यों नहीं, क्योंकि हम तो शुरू में लिखे ना कि जो एन आई है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो डेल एन आई 0 तो होगा नहीं। क्लियर। ओवरऑल जो एन है ये डेल एन ये 0 होगा, ये चीज़ बताया गया था, ठीक। ये ओवरऑल जो डेल एन है वो चेंज होगा, ठीक ना। इस एक केस जो मतलब एक स्पेसिफिक जो डेल एन आई होगा वो 0 नहीं होगा। क्लियर। जो ओवरऑल चेंज होगा गैस मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक। तो ये 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो log ni = -अल्फा + बीटा ई आई हो गया, ठीक। अब एंटी लॉग ले लेंगे, ऐसे ही सॉल्व किया था, एंटी लॉग लेंगे तो इधर ni आ गया और इधर का जो टर्म है वो e के पावर में चला जाएगा, तो e⁻ -अल्फा + बीटा ई आई हो गया, ठीक। अब इसको ni और इसको e के पावर -अल्फा × e के पावर -बीटा ई आई लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो e के पावर -अल्फा क्या होगा, एक दूसरा कांस्टेंट होगा, ठीक। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो e के पावर -अल्फा एक दूसरा कांस्टेंट निकल के आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम a कह दे रहे हैं। और इधर e के पावर बीटा ई आई बचा हुआ है माइनस साइन के साथ, तो लिख दिए हैं वेयर e के पावर -अल्फा इज अ कांस्टेंट। और फिर जो बीटा होता है वो 1/kt के बराबर होता है, ठीक। आगे अगर जरूरत पड़ेगी आगे टॉपिक में देखेंगे तो इसको प्रूव करा देंगे, ठीक। वैसे अभी तक तो इसकी जरूरत नहीं है, बस आप बीटा = 1/kt याद किए रहिए, जहाँ k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक।
ठीक। अब इस वैल्यू को जब यूज करेंगे तो एन आई इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई आई अपान के टी। अब देखिए यही क्वेश्चन तो हम लोग को निकालना था, हम लोग को ये क्वेश्चन मिल गया। तो लिखे हैं कि दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, जो बताया था कि एन आई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई टू द पावर माइनस ई आई अपान के टी के, जहाँ पे ए क्या था हम लोग का कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें ए अगर कांस्टेंट है, बता दिए ना कि ए कांस्टेंट है, तो यहाँ से एन आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है किसके, ई के पावर माइनस ई आई अपान के टी के। ठीक, तो हम लोग को बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ई आई का वैल्यू क्या है, माइनस साइन के साथ है और जो एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक, मतलब स्मॉल ई के पावर माइनस कैपिटल ई आई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इस ई आई का वैल्यू बढ़ेगा तो ई के पावर निगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर होगा ये छोटा होगा, तो इसका मतलब एन आई का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा ना। जब एक्सपोनेंशियल कहीं ऐसे लिखा हुआ है ई के पावर माइनस एक्स और एक्स का वैल्यू बढ़ता है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। और यहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है ई के पावर प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू बढ़ता है तो ये वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, ये वैल्यू बढ़ता है। लेकिन इसमें एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब अगर हम ई आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, तो ये पूरा जो फैक्टर है ये पूरा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब एन आई का वैल्यू छोटा होगा। तो इसके कहने मतलब क्या है कि हायर एनर्जी स्टेट पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक, तो वही लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज आल्सो क्लियर दैट हाई एनर्जी करस्पॉन्ड टू लेस पॉपुलेशन। मतलब हायर एनर्जी पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, अगर ग्राफ प्लॉट करें किसमें, एन आई और ई आई में, तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर एन आई और ई आई में ग्राफ प्लॉट किया जाए किसी दिए गए टेम्परेचर T पे, तो कैसा आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसके नीचे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द वेरिएशन ऑफ एन आई विथ ई आई एट टेम्परेचर T, जो क्या हो, किसी टेम्परेचर T पे हम लेके इसको क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। टेम्परेचर T इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, जिसको नीचे फिगर में क्या किया गया, दिखा गया। एट टेम्परेचर T करने का मतलब क्या है, यहाँ T को कांस्टेंट मान रहे हैं और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। इसका मतलब एन आई जो है ई के पावर माइनस ई आई के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम लोग का मिलने वाला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो ग्राफ आएगा हम लोग का वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 0 है, इसको ई आई माने हैं और इसको क्या माने हैं, एन आई माने हैं। ठीक, अब जैसे जैसे ई आई का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एन आई का वैल्यू घटना चाहिए, मतलब जो ग्राफ होगा हम लोग का कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक, जब ई आई का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ई के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एन आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा उस दरमियान। तो कांस्टेंट ए का कुछ वैल्यू होगा, वही वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे। ठीक, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं है, टेम्परेचर T मतलब किसी टेम्परेचर T पर वो क्या किया गया, प्लॉट किया गया। ठीक, अब T का अगर वैल्यू हम बढ़ाएं घटाएं तो थोड़ा सा इसमें ग्राफ में चेंजेस आएगा। ठीक, तो उसको हम लोग को नहीं देखना है। ठीक, अगर ऐसे T को रखने में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस ग्राफ को इस वाले इक्वेशन से अच्छे समझ सकते हैं। एन आई इक्वल टू ए ई के पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक, अब देखिए बीटा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो यहाँ से साफ साफ देखिए एन आई इक्वल टू, एन आई किसके प्रोपोर्शनल है, एन आई ई के पावर बीटा ई आई के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे बीटा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस इक्वेशन यहीं देखिए ना, ध्यान से देखिए, एन आई इक्वल टू ए ई के पावर बीटा ई आई है, बीटा की जगह 1/kT पुट किए थे, तो जो एन आई होगा वो क्या होगा, ई के पावर ई आई के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, मिलेगा। तो वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोग को मिला है। ठीक, ये देखिए ग्राफ क्या हुआ, एक्सपोनेंशियली डीके होते चला गया है। ठीक, तो ऐसा कुछ हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है ना। ये ग्राफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया हूँ, अगर एग्जाम में आप प्लॉट करते हैं तो इसका भी रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फिनिश कर लिए। ओके, और हम लोग को ये एक एक्सप्रेशन मिल भी गया जिसमें हम लोग क्या पाए कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा किसमें, आई एस सेल में, जिसकी एनर्जी ई आई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के पावर माइनस ई आई अपान के टी के। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।